एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा 10 मार्क्स के लिए, उपयोजित लेखन का. खालील मुद्द्यांच्या आधारे खालील कृती सोडवा. आपको कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे और उसमें आपको कृति सॉल्व करनी है. मराठी में हमेशा ये क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स के लिए. उसमें आपको पॉइंट्स कैसे देंगे देखो. स्टार्टिंग में याद रखो, अभी आप पार्ट 4 आपका जो है मराठी का, उसमें से एक तिपन कविता है, तिपन, उस कविता के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं. तो आप देखो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको हमेशा कोई भी पोएम होने दो, आपको पहला पॉइंट क्या लिखना होता है. जो भी पोएम होती है उसके लिए कवि होता है या कवयित्री रहती है. ओके, तो इसमें आपको पहले उसका नाम लिखना है. ये एक काम करो, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ नाम लिखने का, कवि या कवयित्री का. कवि मतलब जो मेल रहेगा तो कवि, फीमेल रहेगी तो कवयित्री. अंडरस्टैंड. तो यहां पे आप देखो कि पहला है प्रस्तुत कवितेचे कवि कवयित्री. मतलब आपको क्या करना है, उस कवि या कवयित्री का नाम. तो आप जितने भी पोएम हैं, अभी आप पार्ट 3 और 4 आपको एग्जाम में आने वाला है, फाइनल एग्जाम में, तो कम से कम मिनिमम 4 पोएम रहेंगे. तो आप 4 कवि या कवयित्री के नाम याद रखने के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं. अगर 1 मार्क्स मिल रहा है तो कर सकते हो. ओके, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, नाम लिखना होगा. आप ये आपको जब पोएम की शुरुआत होती है तो इंट्रोडक्शन दिया जाता है, प्रस्तावना होती है, उसमें जो सेंटेंस होते हैं वही सेंटेंस यहाँ पे कॉपी किए गए. अगर सबको इतना याद नहीं रहता है तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या लिख दो, ये लिख बस, कवि विठ्ठल वाघ, कवि विठ्ठल वाघ, इतना लिख दोगे तो भी चले. समझ में आया. हाँ, क्योंकि क्या बोला था क्वेश्चन में कि प्रस्तुत कवितेचे कवि और कवयित्री कौन है, तो इन्होंने यहाँ पे उनके बारे में इंट्रोड्यूस भी किया है. अगर किसी को इतना याद नहीं आता है तो सिर्फ और सिर्फ जितना पूछा है उतना तो लिख सकते हो. कवि का नाम क्या है, कवि का नाम विठ्ठल वाघ. ओके, और जो आप मराठी जिनको अच्छी तरह से आती है वो क्या लिखोगे, मराठीतील सुप्रसिद्ध लेखक व कवी विठ्ठल वाघ यांची टिपणी कविता आहे. पावसाच्या आगमनानंतर शेतकऱ्याची शेतीविषयक कामांची लगबग प्रस्तुत कवितेत कवीने वर्णन केली आहे. ये आप जिनको मराठी अच्छी तरह से आते वो लिख दो. क्या है पोएम में, बारिश के बारे में बताया है, और बारिश के बारे में बताया है, लेकिन किस बारिश का वेट कौन कर रहा है, फार्मर, शेतकरी. समझ में, शेतकरी कभी भी वेट करता है किसके लिए, क्योंकि उसको खेती के काम करना है तो बारिश, पानी की जरूरत लगेगी. तो तभी पानी की जब जरूरत पड़ेगी तो वो किसका वेट करेगा, कुएं का पानी निकाल के खेती कर सकता है क्या, इतना पॉसिबल है क्या, नहीं. तो किसका वेट करना पड़ेगा, बारिश का. बारिश को मराठी में बोलते हैं पाऊस. क्या बोलते हैं, पाऊस. समझ में. तो आप इतना लिख सकते हो, कवि विठ्ठल वाघ लिख सकते हो. ओके, चलो सेकेंड पॉइंट आपको हमेशा ये 2-3 पॉइंट जो है ना, यही पॉइंट रहेंगे आपको, और यही 10th स्टैंडर्ड में फॉलो है. यह आपको पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखने का क्वेश्चन नहीं, इसके लिए आपको अर्थ, मीनिंग याद करके जाना पड़ेगा पोएम का. कवितेचा विषय सेकंड रहेगा. कवितेचा सब्जेक्ट क्या है, कविता के अंदर क्या दिया है, किसके बारे में कविता है, शॉर्ट में कविता में क्या है. तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, देखो आप सिर्फ इतना लिख दो, शेतकरी. शेतकरी का मतलब कौन, फार्मर, किसान. व शेतकऱ्याचे जीवन और उस किसान की लाइफ हा प्रस्तुत कवितेचा विषय है. ये सब्जेक्ट है. किसके बारे में बताया है कविता में, फार्मर के बारे में और उसके लाइफ के बारे में. मराठी में आप क्या लिखोगे, फार्मर का नाम शेतकरी व शेतकऱ्याचे जीवन हा प्रस्तुत कवितेचा विषय है. आपको सिर्फ कवितेचा विषय पूछा था, आपने सिर्फ इतना भी लिख दिया तो भी बहुत, इतना भी लिख दिया तो भी क्या हो गया, बहुत हो गया. समझ में आ रहा है, क्लियर है. और जिनको ज्यादा आ रहा है उन्होंने पोएम अच्छी तरह से मीनिंग समझ लिया है. तो शेतकरी क्या करता है रे, शेतकरी क्या करता है, शेती करते समय, मतलब खेती करते समय क्या करता है, पेरणीची कामे, और जो वो खेती करते समय जो बैल है, बैल को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ऑक्स. ओके, उसके साथ उसका क्या रहता है, लगाव रहता है. जिवाड़ा का मतलब क्या है, लगाव, प्रेम रहता है. कि किसान का क्या है वो, कि जो बैल है, ऑक्स है, वो उसकी खेती करके दे रहा है तो उसके बारे में तो प्रेम होगा. तो उसको मराठी में क्या बोलते हैं, जिवाड़ा.
पावसाचे दिवस और बारिश का टाइम रहता है पूरा जब खेती करते हैं तो शेतकऱ्याच्या मनातील उद्याचे स्वप्न, खेती करते समय जो फार्मर है वो क्या सोचता है कि आगे फसल कैसे आएगी, कितना फायदा होगा, समझ में आ रहा है नहीं? उसके बारे में तो वो सपना दे सकता है। क्लियर है कि नहीं? आप भी अगर कहीं जॉब कर रहे हो तो जब स्टार्टिंग में जॉब कर रहे हो लेकिन आपका महीना एंड होने के बाद आपके दिमाग में 15 दिन के बाद आपके दिमाग में क्या चलेगा कि मेरी सैलरी कितनी आएगी, उसके बारे में देखोगे। वैसे ही जो खेती करने वाला किसान है उसके दिमाग में क्या रहेगा, सैलरी तो मिलेगी नहीं लेकिन क्या मिल सकता है उसको, फसल। समझ में आ रहा है कि? और मराठी में क्या बोलते हैं उसको, धान्य। शेतीविषयी कामांची लगबग यांचे वर्णन प्रस्तुत कवितेत केले हैं। अगर जिसको आ रहा है तो लिख दो, नहीं तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया कहां तक लिखना है। समझ में आ रहा है? जिनको अच्छी तरह से आ रहा है वो क्या लिखेंगे आगे, कवी विठ्ठल वाघ यांनी शेतकरी, पेरणीची कामे, बैलांविषयीचा जिव्हाळा, पावसाचे दिवस, शेतकऱ्याच्या मनातील उद्याचे स्वप्न, स्वप्न मतलब ड्रीम, व शेतीविषयक कामांची लगबग एक्साइटमेंट याचे वर्णन प्रस्तुत कवितेत केले है। कविता में ये दिया है कि किसान और उसके लाइफ के बारे में बताया है और किसान क्या क्या करता है खेती करते समय और उसके जिंदगी में क्या क्या होता है, किसके बारे में वो सोचता है, वो आपको चाहिए तो लाइन आप बढ़ा के लिख सकते हो। ये दो तो आपको समझ में आए, ठीक है। पहले वाले में क्या लिखना है, सिर्फ कवी का नाम विठ्ठल वाघ, सेकंड में शेतकरी व शेतकऱ्याचे जीवन हा प्रस्तुत कवितेचा विषय, इतना लिख दो बस, 2 मार्क्स हो गए आपके। क्लियर? ठीक है। थर्ड आएगा आपको, हाँ अभी यहाँ पे यही 2 लाइन आएंगे ऐसा नहीं, इसके लिए आपको कविता का मीनिंग कम से कम 2-2 लाइन आपको लिखने आना चाहिए। अभी यहाँ पे जो 2 लाइन आई है उनके बारे में देखते हैं। यही आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए कभी कभी आपको बोला जाता है कि आपको जो पसंद है वो लाइन का लिख दो, तो फिर आपको पसंद है मतलब आपको कुछ आता ही नहीं है पोएम का, तो आप क्या करोगे, ये 2 लाइन का जो मैं अभी बता रहा हूं वो लिख दो, या आपको 2 कौन से इजी लाइन लग रहे वो लिख दो। समझ में आया? लेकिन जब कोई दूसरे लाइन उन्होंने खुद दिए तभी ये लिख के वहां पे आपको मार्क्स मिलने वाला नहीं, तभी वही आंसर आपको लिखना होगा जो उन्होंने पूछा है। ठीक है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, हमेशा आता है अर्थ, ये 2 मार्क्स के लिए आएगा, 1-1 ये 2, 4 यहाँ पे हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है, प्रस्तुत कवितेतील दिलेल्या 2 ओळींचा सरळ अर्थ लिहा। अर्थ मतलब मीनिंग लिखना। अब ये पोएम के लाइन होते हैं, इसके लिए उनका मीनिंग लिखने बोलते। समझ में आ रहा है? पोएम के लाइन डायरेक्टली आपको पढ़ के समझ में नहीं आता, उनके अंदर 2 लाइन है लेकिन 4 लाइन का मीनिंग छुपा हुआ रहता है वो लाइन में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे कि झोई काटिले टांगते त्यात तानुल लळते, त्यात तानुल लळते ढग बरसते, ये 2 लाइन। अभी आपको क्या समझ में आया इसमें? तो इसमें आपको जो बोला है आपको शुरुआत में वापस वही लिखना, जो आप कवितेचा विषय लिखा वही आपको पहली लाइन वापस लिख देनी। देखो वही लाइन है, पावसाच्या आगमनाने शेतकऱ्यांची होणारी शेती कामांची लगबग यांचे वर्णन प्रस्तुत कवितेत केले। कविता में क्या किया गया है कि जब बारिश हो जाती है, आगमन हो जाता है, चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाती है, तब जो शेतकरी है वो उसके दिमाग में बाकी कोई चीज नहीं आती, उसके दिमाग में सिर्फ किसकी लगबग चालू रहती है, किसकी एक्साइटमेंट चालू रहती है, वो कौन से काम में बिजी हो जाता है, खेती के कामों में। किसके कामों में? खेती। तो ये आपको पहली लाइन में लिखने आ सकता है कि जब बारिश शुरुआत हो जाती है। अपने आप मराठी में लिखने की कोशिश करो। स्टार्ट को आप क्या बोल सकते हो मराठी में? आगमन। बारिश को क्या बोला है मैंने? रेन को क्या बोला है? पाऊस। पावसाच्या आगमनाने शेतकऱ्यांची होणारी शेती कामांची लगबग याचे वर्णन प्रस्तुत कवितेत केले आहे। और उसके बाद ये 2 लाइन का अभी है। अब ये 2 लाइन का मीनिंग क्या है देखो, आपल्या सानुल्याला एका झोळीत ठेवून ती झोळी काठीला टांगते। अभी ये किसके बारे में बताया है? तो जो फार्मर है उसकी वाइफ, एक छोटा सा क्या है उनको, छोटा सा क्या है? बच्चा। सानुल्याला का मतलब क्या है कि उनको एक छोटा सा क्या है? बच्चा है, और उसको किसके अंदर रखा है उन्होंने? झोली। अभी झोली किसकी रहती है? कपड़े की रहती है। पता है ना आप लोग जो भिक्षा मांगते हैं वो उनके क्या रहता है? कपड़े का क्या रहता है? झोली। झोली बोलते हैं मराठी में उसको, क्या बोलते हैं? झोली। और उसके अंदर बच्चे को रख के वो कहां पे टंगा हुआ है? एक काटी, एक लकड़ी।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वाले लाइन का मतलब ही वही, ये जो बोला है जोई काटिले, जोई का मतलब है जोड़ी, काटिले, काटिले मतलब लकड़ी, वेरी गुड। टांगते मतलब टंगाना, त्यात तानुल लड़ते, त्यात तानुल, तानुल मतलब जो छोटा बच्चा होता है उसको मराठी में क्या बोलते हैं, तानुल। लड़ते मतलब वहां पे उस बच्चे को क्या किया है, बाळाला त्या झोळीत झोपवून तिला आपल्या पतीला मदत करायची असते। किसान लोगों का, फार्मर लोगों का जो लाइफ है वो वही रहती, उनको किसी के ऊपर डिपेंड रखने का, मेरा कोई बच्चा कोई दूसरा देख लेगा और मैं खेती करूंगी ऐसा होता नहीं, उनको सब एडजस्ट करके क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि फिर सिर्फ वो बच्चे को ही देखेगी और खाना बनाएगी, ऐसा नहीं है, उसको अपने हस्बैंड को, मतलब जो किसान है उसको भी क्या करनी पड़ती है, मदद करनी पड़ती है। लेकिन मदद करते समय ये भी काम करना होता है। क्या काम करती है वो, अपने बच्चे को वो जो झोली है उसके अंदर रख के, कहाँ पे, लकड़ी को टंगाने के बाद उसको क्या करना है, झोपवणे, झोपवणे का मतलब क्या है रे, सुलाना, ओके, सुलाना तिला। और उसके बाद जब बच्चा सो गया है तो फिर वहां से उसको कहाँ पे जाना है, अपने पति को काम में मदद करने जाना है। अगर इतना भी आप लोगों ने यहां तक भी आपने लिख दिया तो आपका ये लाइन का मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर अभी दूसरी लाइन करें, त्यात तानुल लड़ते ढग बरस। अभी यहाँ पे देखो, लड़ते, लड़ते का मतलब क्या है, त्या झोळीतलं तिचं तानुल। अभी जो बच्चा है वो वह उसकी माँ उसके पास नहीं है, काम में काम कर रही है, तो बच्चा क्या कर सकता है, रो सकता है। वो छोटा बच्चा है, उसको पता है कि मेरी मम्मी काम कर रही है तो मैं 1 घंटा आराम से सोता हूं, नहीं, वो क्या कर सकती है, रो सकता है। तो रोने के बाद क्या कर, तरी पेरणी करणाऱ्या आईला त्याला घेता येत नहीं, तभी भी बच्चे को लेने नहीं आता उसके, बच्चा रो रहा है लेकिन उसका मेन काम क्या है, खेती करना है, वहां से उसको टाइम मिल गया तो वो वहां पे जाती है। लेकिन कभी कभी क्या करता है, क्या करना पड़ता है, बच्चे को रोने देना पड़ता है, लेकिन इधर काम इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है कि नहीं? आणि आकाशातून पाऊस पड़त आहे, यहां तक आप लिख दो सिर्फ, बस यहाँ पे उन लाइन का मीनिंग कंप्लीट हो जाता। आणि आकाशातून पाऊस पड़त आहे, और जिनको अच्छी तरह से मराठी आ रहे हो वो आगे कंटिन्यू करो। कामाची लगभग, काम का भी बिजी है, काम में भी, और दो तराजू में है ये, मतलब काम भी है और दूसरी साइड में क्या है, जो माता है उसका छोटा बच्चा है वो क्या हो रहा है, रो रहा है, मतलब दोनों में से क्या करूं, इसमें उस दुविधा में क्या है, वो पड़ी हुई है। लेकिन उसको किसको इंपॉर्टेंट देना पड़ता है, काम को इंपॉर्टेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पे यही आपको ये 2 लाइन में समझ में आ रहा है। तो 2 मार्क्स अगर आपको मिलने हैं तो दोनों लाइन का मीनिंग लिखना है। अगर अभी आप यही लिखोगे ऐसा नहीं, आपको जितना समझ में आया उस लाइन में लिखने की कोशिश करो। क्या लिख सकते हो आप, आपल्या सानुल्याला, सानुल्या मतलब पता है ना आपको, छोटा जो बच्चा है उसको मराठी में सानुल्या, एका झोळीत ठेवून ती झोळी काठीला टांगते, बाळाला झोपवून ती आपल्या पतीला कामात मदत करते, आणि त्यावेळी जर ते तांदूळ रडलं तरीही पेरणी करणाऱ्या आईला त्याला घेता येत नहीं, तभी भी उस बच्चे को लेने के लिए उसको मिलता नहीं है, क्योंकि इधर क्या करना चालू है, पेरनी, बीज को क्या करना, बोना। पेरनी का मतलब क्या है, बीज जो रहता है उसको क्या करना, जमीन के अंदर बोना। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे 14 पॉइंट्स जो है, कवितेतून मिळणारा संदेश, मैसेज क्या मिल रहा है, कविता के अंदर कुछ तो मैसेज दिया है, तभी आपको कविता टेक्स्ट बुक में आपके दी है। ये जो कविता है कुछ बच्चों को सीख मिले इसलिए दिए गए। तो इससे क्या पता चल जाता है, तो आपका यहाँ पे एक लाइन और कुछ लाइन यहाँ पे मैसेज में ना, सारे कविता में आप एक रख सकते हो, क्योंकि कुछ अच्छा सीख मिल सकता है। तो आप या कवितेतून मला चांगला संदेश मिळतो, ये तो लिख सकते हैं। हर एक पोएम में से आपको अच्छा मैसेज मिलने वाला है, तो आप एक लाइन कंफर्म कर सकते हो वो, क्लियर है, या कवितेतून आम्हाला चांगला मैसेज मिळतो, ठीक है। लेकिन फिर आपको पोएम थोड़ा तो पता रहेगा कि क्या मैसेज मिल रहा है, वो आगे कंटिन्यू करने लगा। जैसे कि इसमें क्या पता चल रहा है, ये जो काम कर रही है दोनों फार्मर, तो फार्मर का जो काम रहता है वो क्या रहता है, बहुत ही मेहनत वाला रहता है।
हार्ड रहता है। तो मेहनत को क्या बोलते हैं मराठी में? कष्ट। क्या बोलते हैं? कष्ट। शेती व शेतकऱ्याचे जीवन अपार कष्टाने भरले आहे। मेहनत ही मेहनत है, दिन की शुरुआत से सोने तक। दिन की शुरुआत में ही खाना बनाना है, बच्चे को भी देखना है और उसके साथ साथ खेत में काम करना है। अगर खेती कर रहे तो जानवर भी रहते हैं उनके खेती करने के लिए यूज होने वाले, तो उनको भी क्या करना होता है? संभालना होता है। उनके खाने के पीने का भी देखना पड़ता है, सिर्फ अपने खाने पीने का देखना नहीं होता है। तो ये सारा हैंडल करके फिर घर का भी काम करना है, घर के अंदर खाना बनाना है। तो ये सारे के सारे काम फार्मर की लाइफ में रहते हैं। तो इसीलिए पहली लाइन में क्या बोला है? शेती व शेतकऱ्याचे जीवन अपार कष्टाने भरले आहे। अपार का मतलब मोर, ज्यादा। समझ में आ रहा है? मराठी में क्या बोल सकते हो? अपार बोलना पड़ेगा आपको। मराठी में क्या लिखना पड़ेगा? नहीं तो मराठी में खूप। आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो? खूप। खूप तो आपको पता रहेगा। ओके। उसके बाद मुझे यहां पे बताओ कि उसके बाद क्या बोला है? इसके बाद आपको शेतकऱ्याच्या कष्टातूनच काळ्या मातीत हिरवं सपन फुलत असते। सपन, ये अभी पोएम का वर्ड यूज किया गया है। सपन का मतलब है स्वप्न, जिसको अच्छे वर्ड्स में अगर शुद्ध मराठी में देखोगे तो उसमें क्या है? उसको स्वप्न बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने पोयम, अगर आपको याद होगी, आपने पोयम एज इट इज पोयम याद की होगी, तो आप उस पोयम के भी 2-3 लाइन ऐड कर सकते हो। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पे ऐड किया है, हिरवं सपन फुलत असते। अगर आपको ये लाइन लिखने नहीं आएगी, ये वर्ड्स, तो आप शुद्ध मराठी में क्या लिख सकते हो? हिरवं स्वप्न फुलवण्यासाठी अतोनात कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्याबद्दल आपण कृतज्ञता भाव बाळगला पाहिजे। ये जो किसान है वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नहीं करते। किसान अगर खेती नहीं करेंगे तो जो आज हमें खाना मिल रहा है शहर में रह के, वो मिलता नहीं है। इसके लिए इनके बारे में हमें कृतज्ञता भाव रखना चाहिए, बाळगला पाहिजे। अभी ऐसा लिख सकते हो कि शेतकरी जो है वो हमारे लिए भी काम कर, जैसे सोल्जर रहते हैं हमारे लिए क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन दे रहे हैं। क्लियर है? बॉर्डर पे रह के देश के। वैसे ही किसान नहीं होंगे तो आपको क्या नहीं मिलेगा? अनाज मिलेगा क्या? नहीं। तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि जो कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्याबद्दल आपण कृतज्ञता भाव, प्यार वाला भाव, समझ में आ रहा है? आपको रखना चाहिए, बाळगला पाहिजे। रखना को मराठी में बाळगला बोलते हैं, यहाँ पे हिंदी में आप लोग रखना बोलते हो। त्याच्या असंख्य कष्टाने समजून घेतले पाहिजे। त्याच्या असंख्य कष्टाने समजून घेतले पाहिजे। और वो समझने के लिए आपको क्या दिया गया है? पोयम दी गई है। उस पोयम में आप अगर अच्छी तरह से पढ़ोगे तो पोयम में काम ही काम कर रहे हैं। ठीक है? तो इसमें आपको मैं शॉर्टकट में बता देता हूं कि क्या क्या मैसेज में आप लिख सकते हो। क्या पहली लाइन लिख सकते हो? शेती, ये पूरी लाइन कॉपी कर सकते हो यहाँ पे फुल स्टॉप तक। शेती व शेतकऱ्याचे जीवन अपार कष्टाने भरले आहे, ये तो लिख सकते हो। ओके। सेकेंड में आप क्या, फुल स्टॉप देने के बाद आप क्या लिख सकते हो कि शेतकऱ्याबद्दल, कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्याबद्दल आपण कृतज्ञता भाव, ये वर्ड सिर्फ याद रख दो, कृतज्ञता भाव, दयालु भाव, ओके, बाळगला पाहिजे। ओके। उसके बाद तीसरा लाइन आपको क्या लिखना है? त्यांच्या असंख्य कष्टाने समजून घेतलं पाहिजे। उनको समझ के लेना है, उनके मेहनत को समझ के लेना है। और समझ के लेना है मतलब कैसे समझ के लोगे? आपने खाना रख दिया है, उसमें से आधा खाना फेंक दिया, चलो जाने दो, हमें क्या करना है, ऐसा करके आप समझ को लोगे क्या? नहीं। उस खाने को करने के लिए कितना किसान मेहनत करता है, तो आप उस खाने को क्या करोगे? बचाने की कोशिश करोगे। वो रोटी किसी को दोगे लेकिन फेंकोगे नहीं। समझ में आ रहा है? तो इससे ये आपको वहां पे लिखना नहीं, लेकिन समझ के लेना है मतलब क्या है? वही लाइन है, तो वो आप लिख दो। तो 3 पॉइंट आप लिख सकते हो, कम से कम 3, कम से कम आपको 1 मार्क्स तो मिल जाएगा, 2 नहीं तो 1 तो मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया आपको चौथा पॉइंट। ओके। अभी आप नंबर 5 में आपको क्या लिखना है? देख लो, कविता आवडण्याचे, कविता पसंद है वा न आवडण्याचे, मतलब ना पसंद है, उसका कारण लिखो, मतलब रीजन लिख दो। तो हमेशा आपको ये इसमें कविता आवडली है ऐसा ही लिखना है, पसंद नहीं आएगी ऐसा होगा ही नहीं।
क्लियर है कि नहीं? अब ये कविता आपको पसंद नहीं आएगी क्या? हाँ, अभी सब डिफिकल्ट वर्ड है इसलिए आपको पसंद नहीं आ रही है, लेकिन जो किसान का लाइव है वो तो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं? तो आपको यहाँ पे क्या लिख सकते हो, पहली शुरुआत में वापस से आपको ये विषय और कवि का जो नाम है वो याद आना चाहिए। शुरुआत ऐसे ही करने का, उस कविता का नाम लिखने का। टिपन ही विठ्ठल वाघ यानी, विठ्ठल वाघ, टिपन कविता जो है वो किसने लिखी है? विठ्ठल वाघ। इनकी कविता इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि उन्होंने जो लैंग्वेज यूज की है, अभी यहाँ पे आपको सीधे सीधे लैंग्वेज में नहीं दिख रहे, लेकिन कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहे, हिरव सपन है कि नहीं, झोई काटिले टांगते, ये वर्ड लाइनिंग थोड़ा आप लोगों को कैसा लग रहा है? अलग ही लग रहा है पढ़ने में। तो ये कुछ मराठी लैंग्वेज में बोली भाषा है, समझ, जो प्लेस पे लोग रहते हैं वैसे उनकी लैंग्वेज रहती है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसके लिए मुझे पसंद है क्योंकि ये जो मराठी की कौन सी लैंग्वेज में बोला गया है? वराडी। कौन सी लैंग्वेज है? वराडी। तो ये वर्ड याद रखो कि कौन सी भाषा है? वराडी। वराडी भाषेत लिहिलेली एक अप्रतिम कविता, इसलिए मुझे पसंद है। पहला लाइन लिख दोगे आप? ओके, क्यों पसंद है? क्योंकि वो कविता कौन सी लैंग्वेज में दी गई है? वराडी लैंग्वेज में दी है, इसलिए मुझे पसंद है। उसके बाद अभी और कविता में क्या है? ताला सुरात गाता येणारी ही कविता म्हणून मला फार भावली आहे। ये कविता किसमें दी गई है? ताला सुरात मतलब मैं इंग्लिश में बताता हूं, रिदम। ताला सुरात मतलब क्या है? रिदम। रिदम में है, रिदम में गाने जैसे कि कोई बॉलीवुड सॉन्ग रहता है जो रिदम में आप गाते हो, उस तरह से इसको भी आप गा सकते हो, इसलिए मुझे पसंद है। कुछ पोयम रहते तो इसमें हम लोग गा ही नहीं पाते हैं, सिर्फ रीड कर पाते, लेकिन ये पोयम आप क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? हाँ, रिदम की। इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको ये 2-3 लाइन तभी याद आ जाएंगे, रिदम के साथ गा सकते हो, इसलिए मुझे पसंद है। पहले तो क्यों पसंद है? क्योंकि ये कविता वराडी लैंग्वेज में, वराडी भाषा में, तो पसंद है। उस कवि जो है, उस कविता के जो कवि है विठ्ठल वाघ, वो मुझे पसंद है क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में क्या लिखा है, वो पोयम लिखी है। क्लियर है? अभी इस कविता के जो 1-2 लाइन कैसे है, आपने ये पोयम सिर्फ और सिर्फ मूवी में भी है, मराठी मूवी में भी इस सॉन्ग को लिया गया है। क्या है? काया मातीत मातीत टिपन चालते, इसलिए ये रिदम है। क्लियर है? ये रिदम है। इज नाचते थय थय ढग ढोल वाजवते। ये पोयम के 2 लाइन मैंने पढ़ ली है, लेकिन आप अगर इसको अच्छी तरह से देखोगे तो ये पूरी की पूरी कविता एक रिदमफुल है और इसीलिए ये मुझे पसंद है। तो ये सेकंड लिख सकते हो, ठीक। उसके बाद इस कविता में और क्या है जो इसके लिए मुझे पसंद है? तो इस कविता में कुछ वर्ड आ गए, देखो, ढग ढोल वाजवतो। ढग जो है, बादल जो है, वो क्या कर रहे हैं? ढोल बजा रहे हैं, मतलब अलग, जब लाइटनिंग हो जाती है तब आवाज आता है एक, देखा है ना? वो ढग दोनों जो क्लाउड्स है उनका फ्रिक्शन हो जाता है तभी ये आवाज आती है। तो उसको यहाँ पे पोयम में क्या बोला है, देखो, ढग ढोल वाजव। एक्चुअल में ढोल नहीं बजा रहा है ढग, वो आवाज को उसने, मतलब जो कवि है उसने पोयम को खिलाने की कोशिश की है, सामने में क्या करने की कोशिश की है कि अच्छे अच्छे वर्ड से आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट आपकी बढ़ाई। वीज थय थय ना, वीज मतलब कौन? बिजली, लाइटनिंग। थय थय नाचते, डांस कर रही है ऐसा बोले, जो आप चमकती है, तो ऐसा लग रहा है कि पोयम में बताते समय कवि ने कैसे वर्ड यूज किए, देखो, थय थय वर्ड यूज किया, थय थय नाच। इसमें क्या? ढोल वर्ड यूज किया बताने की, इसमें थय थय। तो ऐसे कुछ बता सकते हो। मातीला कस्तुरीचा सुगंध येतो, ये भी वर्ड यूज किया है। माती मतलब मिट्टी, सॉइल, उसको कस्तूरी, अभी कस्तूरी आपको पता है हिरन के यहाँ पे रहती है, जिसका सुगंध आता है, एक स्मेल आती है अच्छी तरह से, और उसी स्मेल में वो रहती है हमेशा घूमती। समझ में आ रहा है कि? तो ये वर्ड भी यूज किया है, कस्तूरी। ऐसे कुछ सौंदर्य, ब्यूटीफुल वर्ड यूज किए, भाषिक सौंदर्य, भाषा यूज की है, ब्यूटीफुल भाषा यूज की है, इसीलिए मुझे ये कविता क्या है? पसंद। समझ में आ रहा है? मतलब पसंद होने के लिए कुछ तो आपको रहना चाहिए पोयम में। क्या हुआ? जो आ रहा है वो सॉल्व करो पहले। उसके बाद और कविता में क्या दिया है? कविता
पहले कभी भी खेती करते समय क्या करना पड़ता है, बीज को बोना पड़ता है, तो उसको मराठी में क्या बोलते हैं, पेरनी। पेरनी के साथ साथ पेरनी करने के लिए जमीन को जो खोदने के लिए कौन हेल्प करेगा आपको, बैल। वो उसका मेन हथियार है किसान का। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो इसलिए उसके साथ उसका लगाव भी रहता है, बैल के साथ उसका क्या रहता है, प्यार भी रहता है, प्रेम। पावसाच्या बारिश के दिनों में देखो एक मिट्टी को अच्छी स्मेल आती है, तो यहाँ पे पावसाच्या दिवसातील मातीचा सुगंध। शेतकऱ्याचे स्वप्न, जब किसान बीज बोता है तो उसको एक ही सपना होता है कि खेती कैसे होगी, कोई जानवर तो नुकसान नहीं करेंगे ना, तो ये सारा का सारा सपना देख के रहता है वो। और ये कुछ वर्ड्स जो है इसके कारण इसको आप क्या बोला है, सर्व गोष्टींची। या सर्व गोष्टी कौन कौन से सर्व गोष्टी, पेरणी, बैलाविषयीचे प्रेम, पावसाच्या दिवसातील मातीचा सुगंध, शेतकऱ्याचे स्वप्न, ये सब चीजों के कारण ये पोएम मुझे क्या आ गई, पसंद आ गई। और इनका सबका अच्छी तरह से क्या किया गया है, सुंदर मतलब ब्यूटीफुल वर्णन किया है, प्रेजेंटेशन दिया गया है, इसलिए मुझे कविता पसंद है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, आप क्या क्या लिख सकते हो कि ये पोयम ती पण ही विठ्ठल वाघ यानी अहिराणी वराडी भाषेत, अहिराणी या वराडी ये दोनों में से आपको ये एक वर्ड लिखो आप, अहिराणी भाषेत लिहिलेली एक अप्रतिम कविता है। अप्रतिम, समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं जिसके बारे में सोच नहीं सकते उसको अप्रतिम बोलते। तालासुरात गाता येणारी कविता आहे, म्हणून मला ही कविता आवडली। या कवितेत हिरव सपन, ढग ढोल, वीज थैथै नाचते, मातीला कस्तुरीचा सुगंध, अशा शब्दरचना केलेल्या आहेत, त्यामुळे मला कविता आवडली। उसके बाद कविता में पेरणी, बैलांविषयीचं प्रेम, बैल के बारे में प्यार, पावसाच्या दिवसातील मातीचा सुगंध, ये हम लोग ये पढ़ते ही हम इमेजिन कर रहे होंगे कि क्या है वो। अभी आपको ये वर्ड से बैलांविषयीचे प्रेम, ये वर्ड पढ़ने के बाद आपके दिमाग में बैल तो आए होंगे, बैल का पिक्चर आया होगा कि नहीं, तो इतना जबरदस्त उसने वर्ड यूज किए गए कवि ने कि हर एक वर्ड पढ़ने के बाद आपको याद आ रहा है कुछ ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। कभी कुछ चीजों के लिए ऐसा होता, अभी जैसे ही आप पावसाच्या दिवसातील मातीचा, बारिश के दिनों में आप तुरंत चले जाओगे और उधर का सुगंध आपके दिमाग में आया होगा। शेतकऱ्याचे स्वप्न, आपने भी कभी गांव में गए होंगे तो खेती का करते समय आपको याद आता होगा, उधर की फसल दिखती होगी, अभी आप समझ में आ रहा है कि नहीं। और पेरनी मतलब जो बीज बोते समय का, आपके दादा दादी ने कभी गांव में बीज बोते समय आप वहां पे खड़े रहेंगे तो वो भी आपको याद आया होगा। मतलब ऐसी कुछ चीजें जो हमारे साथ हो चुकी है, हमने देखी है, वो आपको याद आती है इस पोयम से, इसलिए ये पसंद है। क्लियर है। और अभी जो है लास्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 6, इसमें आपको बच्चों ऊपर ले रहा हूं थोड़ा सा मैं, देखो आपको 6 पॉइंट है, ये नीचे का छोड़ दो, ऊपर सिर्फ 6 नंबर पे खत्म हो रहा है। प्रस्तुत कवितेतील, यहां पे हमेशा 4 वर्ड आपको उनका मीनिंग पूछा जाएगा। अभी ये 4 वर्ड जो है ये पोएम के, लेकिन उनका प्योर मराठी में मीनिंग अलग रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जैसे कि पोट, अभी इस पोट को मीनिंग क्या है, वो पोट मतलब मीनिंग मतलब समानार्थी शब्द बोल सकते हो आप कि पोट, उसको आप मराठी में और क्या बोल सकते हो, उदर, क्या बोल सकते हो, उदर। सेकंड माती, माती को क्या बोल सकते हो, मृदा। वाटुली, वाटुली मतलब सभोवार, आजू बाजू में। काकरात, काकरात, अभी ये काकरात वर्ड आपको तुरंत पता नहीं चलेगा, लेकिन उसके मीनिंग से आपको बहुत, शेतात या शिवारात, मतलब आपको कोई एक लिखना है, एक लिखोगे तो भी चले। तो ऐसे चारों के चारों मीनिंग आपको लिखना है। अभी कब किसी के 2-2 मीनिंग है, उसमें एक मीनिंग लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा मैं बोलूंगा। समझ में आ रहा है, नहीं तो इसमें से चारों में से कोई एक लिख के रखोगे। समझ में आ रहा है, मीनिंग 2 है, उसमें से कोई एक मीनिंग लिख दो जो आपको लिखने के लिए इजी हो। इतना करने का आपको 10 मार्क्स है। आप मुझे बताओ इसमें क्या मतलब, कम से कम 10 में से आपको 6, 7, 8, और जो मराठी लिख सकते हैं अच्छी वो 9 तक जा सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज है तो कहीं मिस्टेक हो सकती है लिखने में, जॉइंट वर्ड्स आप गलत लिख सकते हो इसलिए। बाकी आपको इसमें पोएम का अगर मीनिंग समझ में आए तो आप आराम से लिख सकते। क्लियर है। तो एक बार पोएम का मीनिंग जो है वो रीड करके जाना सिर्फ ऊपर से, और उसका आपको फायदा होगा। और कंफर्म ये तो आपको चारों पोएम में पहला दूसरा पॉइंट हो सेम रहने वाला है।
क्लियर है? कवि का नाम लिखना है और विषय लिखना है शॉर्ट में इस पोएम में। किसके बारे में बता, किसी प्राणी के बारे में बताए, एनिमल के बारे में बताए, खेती के बारे में बताए तो खेती के बारे में लिख दोगे, पेड़ के बारे में बताया तो पेड़ के, इतना तो लिख सकते हो की या कवितेत वृक्षाविषयी झाडाविषयी सांगितले आहे, या कवितेत प्राण्याविषयी सांगितले आहे, या कवितेत शेतीविषयी सांगितले आहे, इतना तो लिखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? ओके ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ये फिक्स कर दो, ये आपके 8 फिक्स पास होना, ये कंफर्म।